आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज हम कक्षा 8 का चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, समीकरण क्या होते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशंस विद ओनली वन वेरिएबल। ठीक है ना? जैसे मैं कुछ उदाहरण इसके लिए पहले यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे 7x - 5 बराबर मान लिया है 4 के। तो ये क्या है? एक चर वाला, क्योंकि इसके अंदर केवल एक वेरिएबल है, एक चर है x, तो इसको हमने बोला एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण से मतलब होता है कि जब रैखिक से मतलब होता है, लीनियर से मतलब कि जब वेरिएबल की जो चर है उसकी घात, उसकी पावर कितनी हो? 1 हो, तो हम बोलते हैं उसको रैखिक। ठीक है? तो यहाँ पर चूंकि इसकी घात 1 है, एक घात को हम लिखते नहीं हैं अक्सर, तो केवल 7x - 5 पढ़ेंगे इसको, तो हम इसको बोलेंगे एक चर। चूंकि एक ही चर है और घात भी 1 है, इसलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है? तो समीकरणों पर आने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्यंजक क्या हैं, या उससे भी पहले अगर हम बात करें तो चर और अचर की जानकारी भी हमें होनी आवश्यक है। तो हालांकि कक्षा 6 और 7 में हम लोग चर और अचर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर दूंगा। चर राशियाँ हम किसे कहेंगे? वेरिएबल नंबर्स क्या होंगे? तो ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके मान प्रतिपल बदलते रहें। प्रतिपल से मतलब यहाँ पर प्रति क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के बाद में किसी और एक क्वेश्चन में इनका मान कुछ आता है, दूसरे प्रश्न में इनका मान हमें कुछ और प्राप्त होता है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं चर राशियाँ, मतलब जिनका मान हमेशा बदलता रहे, जो अस्थिर हो, है ना, जिनके मान स्थिर ना हो। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला की जो वर्ण हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम अक्सर इन संख्याओं की जगह चर राशियों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ABC, कुछ भी ले सकते हैं, X Y Z तक। तो ये होती हैं चर राशियाँ। इनके मान हर क्वेश्चन में एक नया मान हमें मिलता है। अब अचर राशियाँ क्या हुई? अचर राशियाँ जिनका मान सदैव स्थिर रहता है। 4 हमने कहा तो उसका मान 4 ही है, 4 का मतलब 4 ही होगा। ठीक है ना? तो जो हमारी गिनती है वो सब क्या हैं? अचर राशियाँ हैं। 0 1 2 3 4 5 जो भी कुछ है। ठीक है ना? सभी ये राशियाँ जो हैं, चाहे वो ऋणात्मक हों या धनात्मक हों, सभी क्या हैं? अचर राशियाँ हैं। अब इसके बाद में बात आती है व्यंजक की। जब हम चर और अचर राशियों को गणित की जो संक्रियाएं हैं, गणित की संक्रियाएं मतलब जैसे कि प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इनके प्रयोग के द्वारा चर और अचर राशियों को आपस में संयोजित करते हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे 4x + 5, यहाँ पर हमने देखो 4 और x के बीच में गुणा का प्रयोग किया है और फिर इसके बाद में प्लस का प्रयोग किया है। तो गणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग जो भी कुछ है, इन सब का प्रयोग करके चर और अचर राशियों को आपस में इकट्ठा किया जाता है, तो हम उसको कहते हैं व्यंजक। ठीक है? और भी इसके उदाहरण बहुत सारे बन सकते हैं। 4x + 5 हो गया, 3x बटे 4 - 6, ये भी एक व्यंजक है। यहाँ पर हमने गुणा, भाग और माइनस का प्रयोग किया है। उसी तरीके से x²
बाई 3 प्लस 6x माइनस 4। यहाँ पर हमने चारों गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग कर लिया। कहाँ किया है? देखो एक्स स्क्वायर मतलब x की x से गुणा की है, फिर डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर भाग का प्रयोग हो गया, प्लस का प्रयोग हो गया, माइनस का प्रयोग हो गया। तो ये सभी क्या हैं? व्यंजक के उदाहरण हैं। अब बात आती है एक चर वाले व्यंजक। व्यंजक हमारे, ये तो हमने जो उदाहरण दिए हैं सभी एक चर वाले व्यंजकों के हैं। दो चर वाले भी व्यंजक हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 4x प्लस 3y प्लस 6। ये क्या है? इसमें दो चर हो गए, x और y, तो ये दो चर वाले व्यंजक हो गए, है ना। तो लेकिन हमें यहाँ पर केवल प्रयोग करना है एक चर वाले व्यंजक का। ये हमारे फिलहाल कोर्स से बाहर है। तो और ये वाला भी हमारे कोर्स से बाहर है, इस वाले चैप्टर से के हिसाब से ये बाहर है। क्यों? क्योंकि इसमें x की घात 2 है। रैखिक हमने कहा है, तो रैखिक व्यंजक के लिए घात 1 होनी आवश्यक है। यहाँ पर घात कितनी है? 2 है। तो व्यंजक एक चर वाले, दो चर वाले हो सकते हैं। साथ में व्यंजक जो है एक घात वाले, जिनको हम रैखिक व्यंजक कहते हैं, दो घात वाले, जिनको हम द्विघातीय व्यंजक कह सकते हैं। रैखिक व्यंजक, द्विघातीय व्यंजक, त्रिघातीय व्यंजक आदि आदि हो सकते हैं। तो हमें केवल यहाँ पर एक चर वाले यानी कि ये और रैखिक व्यंजक की आवश्यकता है। एक चर वाले रैखिक व्यंजक, जैसे कि हमने उदाहरण ऊपर भी लिखा हुआ है, और भी उदाहरण हम बना सकते हैं। 3x माइनस 2, 4y प्लस 6, ये सब क्या हैं? एक चर वाले रैखिक व्यंजक हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण की। समीकरण में हम जो हैं एक चर वाले जो रैखिक व्यंजक हैं, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिखा है 4y प्लस 6, अगर मैं इसमें बराबर का निशान लगा करके और इधर एक संख्या लिख दूँ कोई, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 8, तो ये बन जाएगी एक चर वाली रैखिक समीकरण। एक चर वाली रैखिक समीकरण। तो समीकरण में क्या होता है? एक बराबर का निशान होता है, उसके बाईं तरफ कुछ संख्या होती है, चाहे वो चर हो या अचर हो, और दाईं तरफ एक दूसरी संख्या होती है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक तरफ चर वाली संख्याएं, उसमें हम अचर संख्याएं भी जोड़ या घटा सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है केवल अचर संख्याएं होती हैं। अगर किसी प्रश्न में ऐसा आ भी जाए कि दोनों तरफ हमारे पास चर हो, तो हम उसको सरल करके जो हमारा इसका ये रूप है, इसी रूप में हम उनको लाना पड़ता है। तो बराबर का निशान से पहले वाले जो पक्ष है उसको हम बोलते हैं बायां पक्ष, और बराबर के आगे वाले निशान को हम बोलते हैं पक्ष को बोलते हैं दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, एंड इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो 4x प्लस वाई इक्वल 8, यहाँ पर जो इक्वल है ये समता का निशान हुआ, ये बायां पक्ष हुआ और ये दायां पक्ष हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किसी भी समीकरण में तीन पक्ष होते हैं, बायां पक्ष, बराबर का निशान और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल एंड राइट हैंड साइड। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। x माइनस 2 इक्वल 7। तो इस समीकरण में हम देखते हैं x माइनस 2 हमारा बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, और साथ हमारा दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं।
इधर सेकेंड मेथड और इधर हमारा फर्स्ट मेथड। तो पहला मेथड क्या है, x में से अचर में हम देखेंगे कि किस संख्या की गुणा है या किस संख्या को हमने भाग किया है अचर संख्या को, या अचर संख्या में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया है या उसमें कितना हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अचर संख्या में हमने 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, x - 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 ही दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। जोड़ना इसलिए है, दोनों पक्षों में इसलिए जोड़ना होता है ताकि समीकरण हमारी परिवर्तित ना हो। अगर मैं दोनों पक्षों में जोड़ूंगा तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर किसी एक पक्ष में एक संख्या कोई भी जोड़ दी जाए तो समीकरण हमारी परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर मैं दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो x - 2 ये मेरे को जो पहले से गिवन है और इसमें मैंने ऐड कर दिया 2 इक्वल। जब यहाँ पे मैंने ऐड किया है तो दूसरे पक्ष में भी मैं 2 प्लस करूँगा। अब यहाँ पर -2 + 2 0 आ जाएगा, x कुछ नहीं बचेगा इधर 0 इक्वल 7 + 2 9, तो x इक्वल 9। यही इसका हल हुआ। हमें हल करने से मतलब क्या है समीकरण में, कि उस चर संख्या का, उस वेरिएबल नंबर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिली 9, तो यही इसका आंसर आया। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, x - 2 = 7 है, तो हम क्या करेंगे, इस अचर संख्या को, जो राइट हैंड साइड वाली अचर संख्या है उसके पास लेके जाएंगे। इसका हम करेंगे पक्षांतर, साइड चेंज कर देंगे इसकी। तो जब हम किसी भी नंबर की साइड चेंज करेंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर -2 है तो इस तरफ जाकर के ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। x लिखेंगे यहाँ पर -2 का पक्षांतर साइड चेंज करने पर, तो ये हो जाएंगे x = 7 और ये माइनस का 2 इधर जाकर के बन जाएंगे प्लस के 2। तो x = 7 + 2 9। तो चाहे हम इस तरीके से हल करें या हम इस तरीके से हल करें, हमारा उत्तर बिल्कुल सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है y + 3 = 10। तो मैं इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करता हूं। 3 का पक्षांतर करने पर, बाय चेंजिंग द साइड ऑफ 3, तो y = 10। अब यहां पर 3 का साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो पक्षांतर जब करेंगे इसका तो इधर जाकर के ये साइन माइनस का हो जाएगा। y = 10 - 3 मीन्स 7, आंसर आ गया। चाहे तो हम इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों पक्षों में 3, देखो यहां पर +3 है तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, -3 करेंगे। 3 घटाने पर, यहाँ -2 था तो हमने ऐड किया था, अब यहाँ प्लस का साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएंगे y + 3 - 3 = 10 - 3। 3 - 3 0, तो y = 10 - 3 7। चाहे हम ऐसे कर लें चाहे ऐसे, जो साइन हमें दिया होगा प्लस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस होगा तो हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले, सेम ही है। 6 = z + 2।
तो इसमें जो हमारे वेरिएबल नंबर है, जो चर संख्या है, वो दाएं पक्ष में है और अचर संख्या हमारी बाएं पक्ष में है। तो कोई बात नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पक्षांतर करने पर हमें केवल उसी अचर संख्या का पक्षांतर करना है जो चर संख्या के साथ है, जो चर संख्या वाले पक्ष में है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चर संख्या के पक्ष में है तो हम इसका पक्षांतर करेंगे। तो 2 का पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा हमें, 6। देखो z +2 है तो हम क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा इधर जाकर के, ये +2 इधर जाकर के -2 इक्वल z। 6 - 2 4 इक्वल z। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस x इक्वल 17/7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो x में प्लस है कौन, 3/7 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3/7 का पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में ले जाएं। 3/7 का पक्षांतर करने पर बाय चेंजिंग द साइड ऑफ 3/7, तो ये हो जाएंगे, x बचेंगे यहाँ तो 17/7 प्लस का साइन है 3/7 का, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस। अगर किसी संख्या के सामने कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो प्लस है, ऑटोमेटिकली प्लस है। तो यहाँ पर प्लस है तो इधर जाकर के माइनस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में 7 और जो अंश हैं, जो न्यूमरेटर हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 17 - 3 इक्वल 14/7। तो x = 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 2/1 मीन्स 2। तो x = हमारा आंसर आ गया 2 आ गया आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, 6x = 12। 6x मतलब 6 और x की आपस में गुणा है, 6 × x = 12। तो अब इसके फिर 2 तरीके हैं। हमने तो पहले प्लस और माइनस वाले बताए थे कि या तो मैं दोनों पक्षों में 6 से भाग दे दूं, है ना, तो दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, तो 6 × x / 6 इक्वल 12/6। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 से ये 6 कैंसिल और 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो आंसर मिला मुझे x = 12। दूसरे मेथड में क्या है, मैं इस 6 को जो मल्टीप्लाई है इधर जाकर के दूसरे पक्ष में जाकर के इसका क्या होगा, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो 6 का पक्षांतर करने पर x = यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये डिवाइड में आएगा। तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो x = 2। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, t/5 = 10। यहाँ पर t को डिवाइड किया गया है, जो चर संख्या है हमारी, वेरिएबल नंबर है, उसको 5 से डिवाइड किया गया है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 5 से ही दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएंगे t/5 × 5 इक्वल 10 × 5। 5 से 5 कट गया, यहाँ बचे t,
10 5 जा 50, ये आंसर आ गया इसका। दूसरे उसमें हम 5 का पक्षांतर करने पर t/5, यहाँ पर डिवाइड में है तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे पक्ष में जाकर के 10 × 5, तो t = 50। तो इस प्रकार से बच्चों ये हम क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। ये 6 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं इसके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।